टाइप्स ऑफ कंपाउंड के अंदर दो टाइप के कंपाउंड्स मैंने बताए थे, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान ये है कि इनके पास कार्बन प्रेजेंट नहीं होते जनरली, कुछ ही ऐसे हैं पार्टिकल्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और दो चार और एग्जांपल होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जनरली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जितने बॉन्ड्स बनते हैं, जब कार्बन और हाइड्रोजन कहीं दोनों प्रेजेंट होते हैं, तब मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और कोई एक कंपाउंड नहीं है, लाखों में कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, केवल बैलेंसी को ध्यान रखना होता है, और उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला और मॉलिकुलर नेम्स, और या आईयूपीएसी नेमिंग जिस भी बोलते हैं, उनके साथ वो आते हैं। और अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग नेमिंग भी होती है, जिनको आईयूपीएसी नेमिंग से आगे पढ़ा जाता है। तो एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, दूसरा ऑर्गेनिक का। थोड़ा सा अगर लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लिखने की, लेकिन लिख लो अगर लिखना है तो ऑर्गेनिक के अंदर। बेटा आवाज नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं तो बार बार आप बोलने लग जाओ, इसके लिए रेज हैंड कर रहे हो कि आवाज नहीं आ रही है।
बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में the compounds that are formed by non-living sources and generally not contain carbon are called the inorganic compounds. Example में जैसे NH3 अमोनिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2O वाटर, H3PO4 phosphoric acid, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड. Some exceptions are also there like CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये जनरली इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है और इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज भी है कार्बन डाइऑक्साइड का, जगह जगह ये निकलती मिलेगी. और इसके कुछ एसिड्स भी होते हैं जैसे H2CO3, कुछ कार्बनिक एसिड होते हैं जो मैन मेड होते हैं और वो बनते हैं कार्बन के फॉर्म में भी होते हैं, उनसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी जनरली निकाल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को. तो वो जो होते हैं ये हीट की वजह से, कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें कार्बन सॉलिड होता है और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में रहती है. आई डोंट थिंक कोई दिक्कत रही होगी, बता दिया था पहले भी मैंने इस चीज को. प्रॉपर्टीज के बेस पे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो प्रॉपर्टीज के बेस पे भी कुछ डिफिनीशंस हैं, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेसिस एंड व्हाट इज सॉल्ट, बट थोड़ी बहुत चीजें और भी हैं तो एक बार देख सकते हो. बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, ये जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज के बेस पे भी टॉप कंपाउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया और सॉल्ट हो गया. बेटा क्लास 6 स्टैंडर्ड पे डिफिनीशन थी कि जैसे रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस एंड ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, वो एसिड्स और बेस कहलाते थे. एसिड्स और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट्स और वाटर का फॉर्मेशन होता था. कुछ आगे बढ़े तो वहां पर पता चला कि एसिड्स जो थे उनके पास H प्लस आयन डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है, हाइड्रोजन प्लस आयन, जैसे HCl हो गया या H2SO4 हो गया या HNO3 हो गया, गिब्स H प्लस आयन इन सॉल्यूशन. इसमें H प्लस आयन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी थी और जिसमें जितनी H प्लस आयन की डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है उतना ही अच्छा एसिडिक होता है, और अगर जितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन डोनेट हो जाए उतना अच्छा या उतना स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोला जाता है. आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत. H प्लस है भैया, सभ्य शुक्ला, ठीक है. अगर बेस की बात की हमने तो पहले हम बेस ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में बात करते थे कि वो ब्लू लिटमस से करता है, उसको लिटमस पेपर निकालते थे, लिटमस पेपर को लगाते थे. व्हाट? बेटा व्हाट इज हैपनिंग यार, बोलो क्या हुआ? सर एसिड कब माना जाता है कि वो बहुत ऑर्गेनिक वाले को दिखा देंगे यार रिकॉर्डिंग से लिख लेना यार जो नहीं लिख पाए हो. सर. एक और चीज पूछनी थी, आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो दिया है एग्जांपल में H3PO4 है. हाँ H3PO4, बेटा PO4 बनाना बता रहा, PO4 ट्रिपल माइनस होता है, इसके साथ हाइड्रोजन प्लस आता है तो इसके साथ रिएक्शन करता है, की वैलेंसी तो इसीलिए यहाँ पर H3PO4 बनता है. सब बताया है यार. हाँ बेटा क्या बोल रहे थे गर्भित अग्रवाल? सर आपने बताया था कि अगर वो ज्यादा H पॉजिटिव आयंस देता है, हाइड्रोजन आयंस ज्यादा करता जितनी है, जल्दी जल्दी. हाँ जितनी जल्दी दे देगा उतना अच्छा एसिडिक है, जितना तेज देगा. ज्यादा से मतलब नहीं है, अमाउंट से कोई दिक्कत नहीं होती है, बस जितनी जल्दी दे दे. ओके सर, ठीक है. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जल्दी देगा और अगर वो वीक एसिड होगा तो वो देर से देगा. ठीक है. आगे चल के बहुत ज्यादा इसकी थियरी है. क्या लिख लो यार एसिड के यार, स्टोल मत करवाया करो, लिख लिया करो यार, नहीं लिख पाते तो बाद में लिख लिया करो. एक एक चीज लिखता हूं बोर्ड पे, उसके बाद लिख नहीं पाते, मैं बोल के अगर आगे बढ़ जाऊं तो क्या करोगे बताओ? मैं क्लास के सामने स्टोल नहीं कर सकता बेटा.
पूरा हर चीज का नोट देता हूँ, उसके बाद अगर देख लेना, अगर नहीं आया तो फिर बताना मेरे को। अब इतना तो वीडियो देख ही सकते हो यार। जितनी जल्दी वो एसिड में H प्लस आयन, जितनी जल्दी एसिड H प्लस आयन दे देगा, ये एक एसिडिसिटी के लिए एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा इंडिकेशन है कि वो एसिडिसिटी उसकी अच्छी है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं, सब बताया यार। इसकी बात जो पीएच स्केल होती है 0 से 7 तक होती है, एसिडिक स्केल, यहाँ पर बीच में 3.5 लाई करता है। 3.5 के इधर जो होते हैं ये वीक, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3.5 से 7 के बीच में जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। इतना तो पता ही होगा ना। यस सर, आपने बताया था। अब अगर 3.5 से 7 के बीच में वीक एसिड है और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो ये H2SO4 वाले, बेटा बेटा ये तक भी बताया है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। 4-5 ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, उनको याद भी कर लो। H2SO4, HCl, HI, HBr, H3PO4 और HNO3। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई पूछेगा। जनरली 5-6 एसिड ही स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसिडर होते हैं। इन 6 एसिड को याद रखना, कोई नहीं पूछेगा एक्स्ट्रा इससे। HNO3, H3PO4, HCl, HI, HBr, 6 एसिड को याद रखना। साइट्रिक एसिड भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना? सिट्रिक एसिड वगैरह यार ऑर्गेनिक में आते हैं यार। ओके सर सर। एसिडिसिटी क्या होता है? और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता सिट्रिक एसिड। मैं बता दूं जो, अरे यार वेट करो यार, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे CH3COOH भी एक एसिड है, ये भी एक एसिड है, यहां पर भी हाइड्रोजन डोनेट होते हैं। CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड होता है। बेटा चैप्टर है आपके में शायद एक एसिड बेस साल्ट का, यार है या नहीं है? सर ये फिफ्थ एसिड क्या लिखा है? तो 10th में टॉपिक पढ़ा दे। अच्छा 10th में क्या बोल रहे हो, क्या लिखा है वीक एसिड? फिफ्थ एसिड क्या लिखा है सर ये आपने? HNO3 यार, H3PO4 बताया था, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अरे लिखो, देखो थोड़ा बहुत चीजें जान लो यार, एसिड के बारे में जान लो थोड़ा बहुत, नहीं तो दिक्कत होगी। एसिड में है स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिलीज H प्लस इजीली। पहला पॉइंट ये होगा, ये तो समझ में आया होगा सबको। एक्सक्यूज मी सर। अरे यार समझ में आया कि नहीं ये बताओ। सर आगे डिस्कशन क्लास नहीं चल रही है यार, समझे? समझ में आ रहा है? HCl और HI ये कौन से एसिड लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक? मैं लिखा रहा हूं ना यार एसिड के बारे में। अब मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, सारे के नाम बता दूंगा मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिलीज H प्लस इजीली। यार म्यूट करके रखता हूं मैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इस क्लास को ज्यादा डिस्कशन। स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिलीज H प्लस इजीली। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं H प्लस को जल्दी रिलीज करते हैं, जितनी जल्दी रिलीज करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, वीक एसिड टाइम लेते हैं H प्लस को रिलीज करने में। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो वो वीक एसिड कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड
सभी इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये मैं समझ लेना। हर चीज का एक एस्टिमेशन होता है, वहीं तक वो काम करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी H+ रिलीज करेगा, वीक एसिड देर से H+ रिलीज करेगा। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होगा, और इनऑर्गेनिक एसिड को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। और जबकि सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स नहीं। ऑर्गेनिक एसिड्स विल कंटेन कार्बन, मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो ऑब्वियसली कार्बन को कंटेन करेगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वो कार्बन को कंटेन करेगा। ऑर्गेनिक एसिड की एग्जांपल लिखो। HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। आपको चींटी काट लेती है, कई बार आप देखते हो, तो चींटी काटने के बाद थोड़ा सा जलन उत्पन्न होती है, या कोई भी बाइट अगर होती है जनरली मॉस्किटोज की, या कुछ ऐसे पार्टिकल, कुछ ऐसे मॉस्किटो की जिनकी जो जलन होती है चींटी जैसी होती है, उनके मुंह में ये फॉर्मिक एसिड होता है। जब वो आपके पास काटती है आपके हाथ में, तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मिक एसिड आपके हाथ में चिपक जाता है और इसीलिए आपको जलन उत्पन्न होती है। इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, CH3COOH। इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला अगर देखना है तो देख सकते हो, HC≡OH होता है। इसका जो स्ट्रक्चर बन करके आता है, अगर स्ट्रक्चर अब बनाने मत लग जाना जबरदस्ती का, कोवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं बताने के लिए कह रहा हूं कि OH यहां पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर पाता है। HC≡OH, यहां से हाइड्रोजन का रिलीज होना इजी होता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। मैंने कल ही बताया था H+ और निगेटिव चार्ज किस पे आता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है और हाइड्रोजन कंटेन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिव कम है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। और जो अभी निगेटिव चार्ज आया है वो आया है ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स की तरफ बढ़ता है। मतलब ऑक्सीजन के पास केवल फ्लोरीन अकेले ऐसा बचता है जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। इसीलिए ये कंपाउंड जो अभी बन करके आया है, ये स्टेबल है और आराम से ये हाइड्रोजन प्लस आयन को रिलीज कर देगा। दिक्कत तो तब होगी जब रिलीज करने में प्रॉब्लम होगी। अगर ये रिलीज करेगा तब भी खुद में स्टेबल रहेगा। और भैया अगर हम कोई चीज किसी को दे देते हैं, अगर मेरे पास पैसा 20 रुपए है और मैं 2 रुपए किसी को देने हो, तो मैं संकोच नहीं करूंगा, बोलूंगा 18 रुपए अब भी बच जाएंगे। जब मेरे पास खुद की स्टेबिलिटी की कमी है, मैं खुद में खाने पीने की चीजें नहीं है, तो मैं अगर मेरे पास 2 रुपए जेब में है और मैं कोई मुझसे मांग ले कि 2 रुपए दे दो या 1 रुपए दे दो, तब मेरे को देने में दिक्कत होगी। तो वही चीज आप समझ सकते हो कि स्टेबिलिटी अगर आ रही है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि स्टेबल आयन फिर भी बन रहा है, इसलिए H+ को रिलीज करना आसान है इसके लिए, और ये H+ को रिलीज कर देता है। बड़ा ये 11th 12th और उसके बाद JEE हर तरीके के लेवल में आते हैं ये। तो ये चीज दिमाग में रखना, अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है तो बहुत कंफ्यूजन में मत रहना। जो आता है समझ लो, अगर इतना ज्यादा नहीं घुसने की जरूरत है तो कोई बात नहीं है, छोड़ भी सकते हो, सिलेबस में नहीं है। तो H3O यहाँ पर जैसे एसिडिक एसिड हो गया और फॉर्मिक एसिड, मैंने दोनों चीज बता दी है। ये एक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स में हमने कई सारे एसिड बताए हैं, उनके नाम भी बता देता हूं। HCl हाइड्रोक्लोरिक, वैसे सही बताएं तो ये जितने भी एसिड हैं क्लास 7 में सारे बच्चों को सारे एसिड के नेम बताएं, और अभी भी आप में कुछ सारे बच्चे हैं जो हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम नहीं जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इतना समझ जाना यार। S3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और कौन सा लिखाया था एक, HNO3 नाइट्रिक एसिड। रेज हैंड करे दे रहे हो यार, पता नहीं क्या हो गया है। बड़ा बेटा क्या समस्या आ पड़ी? सर स्नेक का वेनम भी सर एसिडिक होता है, एसिड होता है। जबरदस्ती क्या क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार? आता है नहीं, बता रहे हैं जो समझ रहे नहीं हो, उल्टी सीधे क्वेश्चन के लिए ऑन कर देते हो। एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है, बताओ, फिर बताते हैं, हम भी सोच समझ करते हैं।
HCl, HI, HBr, H2SO4, H3PO4 और HNO3। नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड या इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारे एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कंसिडर होते हैं। इनके पास हाइड्रोजन आयन बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं, बहुत तेजी से रिमूव करते हैं हाइड्रोजन आयन को, इसलिए इसके पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगर कभी आपसे कोई स्टेरिक स्ट्रेंथ पूछे या एसिडिसिटी पूछे, एसिडिसिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब हुआ जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। अब इससे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इतना जान लो बहुत है यार। अब एसिड पढ़ाने लग गए तो सांप, बिच्छू और बड़े बड़े पार्टिकल आ रहे हैं यार। तो एसिड के बारे में बता दिया मैंने, बेस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एसिड को जनरली पहचानने के लिए टेस्ट इसका सोर होता है, थोड़ी बहुत चीजें वो भी जान सकते हो कि इसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। और ऑर्गेनिक एसिड जैसे नींबू वगैरह में सिट्रिक एसिड एनॉल पाए जाते हैं, और जितने भी खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं जैसे नींबू, ऑरेंज हो गया, या फिर जैसे शिमला मिर्च हो गई, जो भी थोड़े बहुत खट्टे होते हैं ना पार्टिकल्स, उनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और एसिड्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनके खट्टेपन का रीजन भी वही होता है। स्क्रॉल कर दो, डाउन कर दो, पता नहीं क्या है। हेलो, यस सर। बोलो बेटा। सर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। हाँ सर, हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने में आसान होता है या फिर उसे कंबाइन करने में? कंबाइन करने में बेटा मतलब सर जैसे HCl जो बना है उसके साथ उसको मिलने में आसानी होती है, या फिर आपने अभी कहा था रिमूव करने में? रिमूव करना बेटा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस में जितने इजीली तरीके से हाइड्रोजन प्लस रिमूव हो जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा HCl, क्योंकि इस हाइड्रोजन आयन का देना ही एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। और ये आरएनएस का कॉन्सेप्ट है, आगे क्लास 10 में बताया जाएगा कि आरएनएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जो हाइड्रोजन आयन और OH माइनस का कॉन्सेप्ट है, आरएनएस का कॉन्सेप्ट है। और जो बच्चे IGSO एनोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ भी लिख लिया करें, ऐसे छोड़ के जाने की बात नहीं है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा चीजें। आप क्या कह रहे थे सर, कौन सा कॉन्सेप्ट है? आरएनएस का कॉन्सेप्ट है वो। आरएनएस एक साइंटिस्ट है, उनका कॉन्सेप्ट है H+ का रिमूवल होना कहलाता है एसिड होना। आते हैं बेस पे बात करते हैं। इसका स्वाद जो होता है कड़वा टाइप का होता है, बिटर होता है। उसके बाद लिटमस का तो सबको पता होगा। यस सर, रेड। जो आरएनएस का कॉन्सेप्ट, ये भैया ये क्लास 6 वाली डिफिनीशन है। रेड को ब्लू कर देता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, हमने भी पढ़ा था, हिंदी में भी पढ़ा था हमने। और बेस जो होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है उसका। तो ये चीजें बहुत पुरानी है, तो क्लास 6 में हुआ था ये तो। लेकिन बड़े लेवल पे आपको यही बताया जाएगा कि जैसे बेस है तो बेस के पास, अब आगे चल के अभी मैं लोन पेयर का किसी दिन कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो बता दूंगा कि लोन पेयर का भी एक कॉन्सेप्ट है, लेविस एसिड। आपने थोड़ा सा बता दिया था। हाँ, कभी बताएंगे तो ये बता देंगे लेविस एसिड और लेविस बेस भी होता है। ये मत कहना अभी बता दो, लेविस बेस का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी लोन पेयर का देना, लोन पेयर का लेना, इलेक्ट्रॉन का लेना। एक्स्ट्रा क्लास में बता दे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बेस जो होता है वो क्या होता है, बेस के पास OH माइनस आयन डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है। क्या करता है, OH माइनस आयन को डोनेट करता है। अगर आपने पीरियडिक टेबल कभी देखी है तो पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इसके बगल में बेरिलियम, कैल्शियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम भी है सर है। इसको यस ब्लॉक बोलते हैं। थोड़ा दिन, एक आध दिन शायद बताने की कोशिश की थी मैंने। इसको फर्स्ट ग्रुप, इसको सेकंड ग्रुप बोलते हैं। और इन ग्रुप में जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे मेटल हैं या नहीं है? यस सर। जब इन मेटल वाले एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोक्सिल आयन लगता है, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल आयन। यस सर। या OH माइनस आयन। जब इन मेटल वाले फॉर्म के साथ हाइड्रोक्सिल आयन लगता है तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एक ऐसा मेटल हो जो S ब्लॉक से रिलेट करता हो, चाहे अल्कली हो चाहे अल्कलाइन हो, तो वहां पर जो OH आयन आता है वो फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग बेस।
सर ये एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कलाइन मेटल दोनों में ना? हाँ, दोनों में। जनरल कॉन्सेप्ट यही है, अब कहीं एक्सेप्शन आ जाए, एकात नहीं है तो वो मत समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जिसको याद रखना बस कि जब वो एस ब्लॉक के पास रहेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के पास मेटल रहेगा, उस मेटल के एलिमेंट्स के साथ अगर हाइड्रोक्सिल आयन लगा है तो जनरली वो स्ट्रॉन्ग बेस में कंसिडर होता है। अगर आपको इनके नाम लिखने हैं तो नाम भी लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। करना कुछ नहीं है, बस केवल हाइड्रोक्साइड्स लिखने हैं और हाइड्रोक्साइड्स लिखने के साथ साथ केवल एलिमेंट्स का फॉर्म लिखना है। अगर एलिमेंट मेटल है तो बस मेटल को लिखना है, उसके साथ साथ एलिमेंट का हाइड्रोक्सिल फॉर्म लिखना है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। या सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना अच्छा वो OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है, मतलब OH माइनस आयन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। जितने ज्यादा OH माइनस आयन डोनेट होते हैं या जितने तेजी से डोनेट हो सकते हैं उतना अच्छा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इज दैट क्लियर? सर Yes, जैसे sir. एसिड में H प्लस आयन जितनी अच्छे से रिमूव होगा, इसमें जितने अच्छे से वो डोनेट कर देगा। हाँ, जितने अच्छे से डोनेट कर देगा OH माइनस आयन, वो होता है अच्छा बेस। और OH के पास OH जो होता है, अगर OH लगा हुआ है कहीं भी, अब यार CH3, अब ये कंफ्यूजन मत रखना कि कोई कोई बच्चे कहते हैं CH3COOH है, यहाँ भी OH लगता है CH3, बेटा आएगी कंफ्यूजन, इसलिए बता रहा हूँ CH3COOH है, यहाँ भी ये क्यों बेस नहीं हो गया। तो बेटा यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयन टूट रहा था तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आना स्टेबल करना था, इसलिए यहाँ पर टूट गया था, आगे चल के बताया जाएगा, इतना टेंशन मत लेना इस चीज का। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर ब्रेक होना इजी है क्योंकि स्टेबल फॉर्म बनाता है CH3COO माइनस का। लेकिन अरे रुको यार, जब बता रहे हैं तो क्यों बीच में बोलने लगा? तो डिस्टेंस क्लास चल रही है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैं बोलता हूँ खुद ही टाइम देता हूँ कि कोई किसी के पास क्वेश्चन है पूछ सकता है अभी, तो जबरदस्ती की बात क्यों करनी है? लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके पास OH माइनस आयन डोनेट करने की एबिलिटी होती है। जितना अच्छा OH माइनस आयन डोनेट करते हैं उतने अच्छे एसिड, उतने अच्छे बेस कहलाते हैं ये, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या क्वेश्चन है? सर जैसे एसिड में H प्लस आयन रिमूव होता है, इसमें भी OH माइनस रिमूव हो जाता है? बेटा 7-8 बार तो बता ही चुका होगा मैं अभी आज ही की लेक्चर में, मतलब अभी पिछले 2 मिनट के अंदर। हाँ बोलो सर। आपने सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, सर आपने बेरिलियम में सर फिर ब्रैकेट में क्या आगे सर 2 क्यों लिखा? इन दोनों में क्या फर्क है? सब बताया है यार। लिथियम के पास क्या कोई बता सकता, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को? सर कहना है अनुराग शर्मा। सर अनुराग शर्मा बोलो। यस सर जैसे सर हमने CaOH लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर अब हम देखें जब, तो सर कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो उन्हें डोनेट इजीली कर सकता है अपनी स्टेबल कंडीशन में आने के लिए, इसलिए उसने OH को अपने 2 दे दिए, इसलिए OH पे 2 का चार्ज चढ़ गया, और OH ने सिर्फ उसे 1 ही दिया, इसलिए उस पर कोई भी चार्ज नहीं चढ़ा, इसलिए वो बन गया CaOH का होल ट्वाइस। एनीवन एल्स? नो सर वो जो उसने कहा सर वही कहना। क्या कहना है तुम कहो? ये मत कहो अनुराग शर्मा कहो क्या कहना है? सर जैसे कैल्शियम होता है तो मतलब कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है, और जो अपना तो इसलिए वो जो कैल्शियम अपना OH को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा जिससे वो बैलेंस बन जाए, तो बैलेंस हो, इसलिए CH2OH का होल ट्वाइस आ गया। क्या आपको मैंने नहीं बताया था कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल करके बताया था कि नहीं किसी दिन? AlCl3 बनवाया था, लेक्चर भी आया था सर। अरे यार ये बताओ NaCl क्यों बनता है, MgCl2 क्यों बनता है और AlCl3 क्यों बनता है? बताया था कि नहीं बताया? सही बताना। यस सर बताया था सर। यस सर बताया इसके था। पास पॉजिटिव 1 चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव 1 चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव 1 चार्ज है, दोनों कैंसिल कर देगा। मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव 2 चार्ज है, 2 इसलिए लिया क्योंकि इसके पास -1 चार्ज था, -1 को 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 और मुझे कैंसिल करना दोनों था। कट जाएंगे। यहाँ पर +3 चार्ज था और यहाँ पर -1 चार्ज था, और इसको 3 से कैलकुलेट करके हमको कैंसिल करना था। हाँ इलेक्ट्रॉन की बात भी सही है, लेकिन जब बेसिक बात मैंने करी है
और बताया है कि कंपाउंड आयनिक कैसे बनते हैं। यार आयनिक कंपाउंड तो अच्छे से पढ़ाया है, अब इतनी टेंशन लेने की क्या बात है। सोडियम क्लोराइड, अब यहाँ पर अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो क्या गलती कर दी उसने यार, बेरिलियम के पास पॉजिटिव डबल चार्ज थे, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड के पास नेगेटिव 1 चार्ज था, अब क्या करता, इसके पास +2 चार्ज थे और -1 चार्ज है, अगर ये दो ट्वाइस नहीं करेगा तो कैंसिल ही नहीं कर पाएगा, दिक्कत है। यस सर वो स्टेबल नहीं। तो भैया अगर यहाँ पर BeOH करोगे ना, अगर BeOH आपने कर दिया तो पता लगा एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, अगर BeOH लिख दोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज का लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि बेरिलियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो चुका है, लेकिन दूसरा पॉजिटिव चार्ज फिर एक्टिव हो जाएगा यार, और इसीलिए हमें एक पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर B, समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर आ गई। ठीक है, तो ये हो गया बेस। और सॉल्ट क्या होते हैं बेटा? सॉल्ट होते, अब यार क्वेश्चन जबरदस्ती के मत पूछो यार, सब बता दिया इसमें यार। आपको सॉल्ट वो होते हैं जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, तो ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट की पीएच कितनी होती होगी जनरली? सर 7 होती है सर। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला हुआ सॉल्ट है तब उसकी जनरली पीएच 7 होगी, नहीं तो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर उसकी पीएच चेंज भी हो सकती है। लेकिन अगर एक नॉर्मल कंडीशन में HCl और NaOH ने जैसे रिएक्शन करी है तो इसने बनाया है NaCl प्लस वाटर। यहाँ पर जो सॉल्ट बना है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो पता है ना? यस सर। यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर मिलकर के बना है कोई सॉल्ट तो जनरली उसकी पीएच 7 ही आएगी। लेकिन एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं यहाँ पर, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता मान लो और ये होता वीक बेस, ये मान लो वीक बेस होता, कोई बेस होता जो वीक होता और इसकी वजह से अगर कोई सॉल्ट बन करके आया होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड ने तो अपने पीएच को बहुत ज्यादा नीचे काम करवाया, मतलब ये 3.5 से नीचे रहा, ठीक है, और इसने अपने पीएच को नॉर्मल मेंटेन रखा था 3.5 के, मान लो 2.5 पीएच थी अभी। अच्छा पहले एक बात देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड था मान लो यहाँ पर पीएच 2.5 थी और यहाँ पर पीएच, यार शांत रहो यार, म्यूट कर देना माइक अपना, 10.5 के ऊपर है तो यहाँ पर मान लो 11.5 है, 10.5 के ऊपर रहेगी ना NaOH की पीएच? यस सर, तभी तो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। हाँ, और इसकी पीएच 3.5 से नीचे रहेगी ना? यस सर। यस सर। अगर ये 2.5 से नीचे है और 11.5 से ऊपर है ये, तभी ये नीचे और ऊपर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और बीच में आकर कहीं 7 पे दोनों मैच करेंगे। अब अगर पीएच एक तरफ तो आपने कर दी 2.5 और दूसरी तरफ आपने वीक बेस ले लिया, मतलब पीएच आपने कहीं 7 से 10.5 के बीच में रखी, मान लो 8.5 रखा है, भैया इसको रिड्यूस करता जाएगा। अगर रिड्यूस करेगा कहीं जाके 5 पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे ये जाके मिलेंगे, मान लो 2.5 से बढ़ेगा तो मान लो 5 पे गया और ये 8 पॉइंट से घटा, मान लो 7.5 था तो 7.5 से घटा तो ये मान लो 5 पे आया, भैया कहीं जाके 5 पे जाके इसका मिल जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला डोमिनेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? यस सर, तो वीक एसिड बन जाएगा, तो ये वीक एसिड के फॉर्म में जाएगा, पता लगा ना? यस सर। यस सर। नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है, क्लास 11th में जिसको समझ में आया तैयारी कर रहा है कोई, अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना, जबरदस्ती की बात नहीं है। सॉल्ट समझ लेना, एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा। पीएच इसकी 7 होगी, पीएच इसकी 7 से नीचे होगी, इसकी ज्यादा होगी तो इसकी नॉर्मली पीएच 7 आएगी और वाटर की तो हमेशा न्यूट्रल ही होती है, तो आप दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो एसिड बेस सॉल्ट तीनों बता दिए हैं, अब इतना तो कम से कम जानकारी हो ही गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन मिले एसिड और बेस और सॉल्ट से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट से हाइड्रोजन आयन डोनेट करने से, हाइड्रोजन आयन रिमूव करने से। अच्छा एक बार मैं पूछता हूं एक बार थोड़ा सा, CH3COOH HCl NaOH, बेटा प्लीज म्यूट कर दो, नहीं रिमूव कर दूंगा यार। कोई आयुष शुक्ला है सर, बंद ही नहीं कर रहा। सॉरी बेटा, सॉरी यार, रिमूव कर दे रहा हूँ यार। CH3COH HCl NaOH, उसके बाद बाकी भी जैसे मान लो CH3COH है, NaOH है और मान लो कोई है एक वीक बेस है। अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में रखना है इनको, एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कोई बता सकता है कौन सा पहले आएगा, कौन सा नंबरिंग कोई कर सकता है? सर सबसे पहले वीक बेस आएगा। ठीक है, चलो वीक बेस ले लो। यस सर, वीक बेस आएगा सर, फिर उसके बाद NaOH।
हाँ सर फिर उसके बाद CH3COOH सर लास्ट में फिर HCl आएगा। सर लास्ट में गलत है, कोई और? सर पहले HCl आएगा और फिर नहीं, सर, मान लो अगर ऐसे कर रहे हो तो HCl बाद में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताओ अभी। सर पहले NaOH है। सबसे पहले NaOH आएगा और फिर वीक बेस आएगा। Sir, we have to put in descending order. अरे डिसेंडिंग असेंडिंग कैसे भी लिख लो, बस ऑर्डर पता हो बस। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, फिर थोड़ा ये वीक एसिड है, और यहाँ पर पीएच थोड़ी सी कम होगी, मतलब थोड़ी सी बढ़ेगी मान लो, तो ये इसको मान सकते हो कि चलो इसमें थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ एटलीस्ट इससे तो ज्यादा होगी ही होगी। NaOH से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो वीक बेस में कम से कम होगी ना। यस सर। तो उसको पहले रखेंगे, NaOH को बाद में रखेंगे, क्या कोई दिक्कत है? नो सर। अब ये मत पूछना यार कि बेस को क्यों एसिड में ला के रख दिया। हाँ सर बोलो क्या दिक्कत है, बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं है सर, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया बात? यस सर। अगर इनमें कोई आपसे पूछ ले कि कौन H+ को सबसे देर से रिमूव करता, तो क्या बताते हैं? HCl. कुछ भी सर वीक बेस, सर वीक बेस, सर वीक बेस। सर आप एक और बार बोल दोगे? बेस में तो चलो थोड़ी सी प्रॉपर्टी है भी एसिडिक। अच्छा हाँ ओके सर, यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस अगर हो गया तो बेस कैसे रिमूव कर देगा बताओ? ये सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई पूछता कि सबसे अच्छे से H+ कौन रिमूव करेगा तो क्या बताते? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे अच्छे से HCl। यार इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, फिर मतलब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती बताता हूँ इधर उधर की चीजें। छोड़ो यार, तुम लिखो मॉड्यूल अपना, चलते हैं आगे। मिक्सचर लिखो, मॉड्यूल छापो, सही से पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ लो, बात खत्म है। बहुत इधर उधर की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछो तो आता ही नहीं है। HCl मैं सुबह से बता रहा हूँ, जितना जब से पढ़ा रहा हूँ तब से बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर कोई एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहां पर हाइड्रोजन का निकलना इजी होगा। यही डिफिनीशन भी लिखाई है। मैंने HCl बोला था, किसी ने मेरे को बेवकूफ बोला था। गुड बेटा गुड। बात करते हैं मिक्सचर की। कोई बताएगा मिक्सचर क्या होता है? सर स्तवी शुक्ला। हाँ बोलो बेटा जल्दी। सर मिक्सचर कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्योर ना हो, यानी कि उसमें ना तो एक ही टाइप के एलिमेंट से वो उसके एक ही टाइप से एटम से बना है, और ना ही वो उसके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड है। सर वो पूरी तरीके से फिजिकल बॉन्ड है, हम उसे फिजिकल मींस से सेपरेट कर सकते हैं। एनीवन एल्स? सर इनमें मास का रेशियो डेफिनेट नहीं होता। सर कहना है अनुराग? हाँ यू कैन। सर मिक्सचर वो होता है जिसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, उनमें कोई मतलब केमिकल प्रोसेस के थ्रू उनको कोई मतलब मिक्स नहीं करा हुआ है, और उनके पास अभी भी खुद की प्रॉपर्टीज हैं, उनके पास उनकी प्रॉपर्टीज गई नहीं है, और तो सर यही होता है मिक्सचर। एक्सीलेंट। एनीवन एल्स? So when compound elements Sir, are वो mixed together chemical without change के chemical अंदर goes नहीं procedure. हाँ क्या बोल रहे हो? जब कोई केमिकल रिएक्शन बेटा हो जाएगी, मान लो दो चीजें आपस में आपने मिलाया और केमिकल रिएक्शन अगर उसमें हो गई, तो एक बात बताओ कि नया सब्सटेंस बन गया है कि नहीं बन गया? यस सर, नया बन तो वो मिक्सचर कहलाया। अगर मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिल करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब वाटर बना लिया, तो क्या बताओ ये मिक्सचर कहलाया? नहीं सर, नो सर, क्योंकि वो केमिकली हुआ है और क्वालिटी बदल गई, केमिकली क्वालिटी बदल गई, पूरा सब कुछ चेंजिंग आ गई। गैसेस स्टेट में हाइड्रोजन था, गैसेस स्टेट में ऑक्सीजन था, एक नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर में वाटर बन गया लिक्विड में, तो सारी क्वालिटी यहाँ तक की फिजिकल स्टेट तक चेंज हो गई। अब भी आप कह रहे हो कि वो एक मिक्सचर कहलाएगा? वो एक नया पार्टिकल ही बन गया, वो सब्सटेंस एक नया बन चुका है, उसके पास केमिकल रिएक्शन अगर हो गई है तो इसलिए अगर मिक्सचर बनाना है तो केमिकल रिएक्शन का होना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब केमिकल रिएक्शन तो नहीं होगी। हाँ ये हो सकता है कि मिक्सचर प्रॉपर तरीके से मिक्स्ड हो गया हो एक दूसरे में, वो अगर वो फेवरेबल कंडीशन को फॉलो करेगा, जैसे मान लो कोई किसी की डेंसिटी ज्यादा है और किसी की कम है, तो वो एक ऊपर बैठ जाएगा नीचे बैठ जाएगा, तो वो भी फेवरेबल नहीं हुआ। तो डेंसिटी वगैरह सिमिलर है, अगर वो मिक्स कर सकते हैं एक दूसरे में और मैच कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी, वो मिक्स कर सकता है।
कभी वो प्रॉपर तरीके से मिक्स होगा, कभी मिक्स नहीं होगा। और जैसे चीनी मिक्स हो जाएगी शुगर में, शुगर मिक्स हो जाएगा वाटर में, तो वहां पर प्रॉपर मिक्सिंग है। लेकिन अगर सैंड को मिक्स करोगे, बालू को मिक्स करोगे, ईट पत्थर को मिक्स करोगे वाटर में, थोड़ा बहुत अगर पार्टिकल उसको बहुत छोटा पार्टिकल करके उसको वाटर मिक्स करोगे तो वो मिक्स नहीं होगा। तो मिक्सिंग मिक्सिंग उसको, एग्जांपल इज आयरन फिलिंग इन सैंड। हाँ उसको भी बोल सकते हो। अब जैसे मान लो आपने मिक्सचर बनाया, तो मिक्सचर में सबसे बड़ी बात तो केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन ये है, आपस में केमिकल रिएक्शन ना हो। दूसरी बात, उनको हम कैसे मिला रहे हैं, 3 चम्मच चीनी 1 गिलास से मिला रहे हैं, 5 चम्मच चीनी 1 गिलास से मिला रहे हैं, 10 चम्मच चीनी मिला के बना रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता, वो स्वादानुसार हम मिलाते हैं। जैसे हमें टेस्ट चाहिए वैसा हम मिला लेंगे। किसी को ज्यादा मीठा पीना है ज्यादा मिला लेगा, कम मीठा पीना है वो कम मिला लेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है सैचुरेटेड सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, लेकिन सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की दिक्कत नहीं है, अभी मैं आगे बता दूंगा क्या होते हैं वो। तो हो सकता है वो बन जाए, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम मिला कितने भी सकते हैं उसमें, ठीक है, जब तक सैचुरेशन नहीं आ जाता। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यस सर। सैचुरेशन नहीं आ जाता का मतलब हुआ कि जब तक मिलना बंद नहीं हो जाता, सर वो जब तक मिक्स सैचुरेटेड। जो होना खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम कितना भी मिला सकते हैं, कितने भी प्रपोर्शन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ भी नहीं लगाना है। एक लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई टोल्ड यू, आई थिंक बताया है या नहीं बताया? नो सर, आपने नहीं बताया। नहीं सर। नहीं लेकिन मोल का बताने की कोशिश तो की थी, वो वाटर वाला बताया नहीं था तुम्हें कि पानी बारिश का हो, नल का हो, कहीं का हो, उसमें 2:1 का अगर मास का रेशियो सेम है तो सेम ही रहेगा। यस सर, वो बताया था यस सर, बताया था। कौन कह रहा है नो सर? यार कंपाउंड में बताया था आपने। कंपाउंड बताया था कि नहीं? कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो मिलते हैं तो सर बताया था। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो 2:1 के रेशियो में हो। अब मान लो 2 चम्मच चीनी ली, मान लो 20 ग्राम हो गया, अगर 5 चम्मच चीनी डाल दूं उसी वाटर में तो वो 50 ग्राम हो गया। अगर उसमें आपने 7 चम्मच डाल दी तो 70 ग्राम हो गया। तो वो डिफरेंशिएट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ को भी फॉलो नहीं करता। अच्छा, वो जो लॉ है ना जो मास वाला, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सर डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन डाल्टन्स लॉ है, उसमें भी दिक्कत नहीं है, दोनों सिमिलर ही हैं। बस कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ सकते हो उसको। वैसे भी दोनों में का मीनिंग ही लगभग सेम होता है। डाल्टन ने बाद में बताया था, अभी मोल कॉन्सेप्ट किसी को पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा उसको। अच्छा, लॉ ऑफ वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि मतलब जो आपका पहले वाला कंपाउंड बनना था वहां पे दिक्कत नहीं, लेकिन मिक्सचर में दिक्कत होती है। यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करता, ये कुछ भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, कितने भी प्रोपोर्शन में उसके मास हो सकते हैं, कितने भी प्रोपोर्शन में उसके मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो ये भी दिक्कत है मिक्सचर में कि कौन कौन सी चीज बता दी मैंने, कौन कौन सी बात बता दी? No chemical reaction does not have constant proportion. नो केमिकल रिएक्शन डज नॉट हैव कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दोनों चीजें फॉलो करेगा, तो दिक्कत की बात नहीं है। ये रिएक्शन कैसे भी हो सकती है, कितने भी अमाउंट में हो सकती है। बोलो, मतलब रिएक्शन का मतलब कि मिक्सअप कितने भी अमाउंट में हो सकता है। क्या बोल रहे हो? सर कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर क्या है? भैया कंपाउंड में यही तो बता रहा हूँ कि कंपाउंड में कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करता था। वो कंपाउंड में जब बनता था तो कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से बनता था, उसमें आपस में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल थी, और एक नया सब्सटेंस बन रहा था जिसकी क्वालिटी पूरी पूरी डिफरेंट थी या नहीं थी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अगर रिएक्शन किया था तो वाटर बनाया था, और वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। समझ रहे हो ना? मैंने कल यार बताया भी है कि एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज में क्या अंतर होता है। कल बताया था, एक टेम्पररी होता है, एक होता है सर मैं कंपाउंड और मिक्सचर का परमानेंट, टेम्पररी एंड परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है। परमानेंट चेंज। हाँ, क्या बोल रहे हो? मिक्सचर क्या बोल रहे हो? सर कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस बताऊं? बताओ। सर कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जो किसी दो एलिमेंट से केमिकली रिएक्शन से बनता है, और जो प्रोडक्ट जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है पुराने वाले से, और हम उसको फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते। और जो मिक्सचर होता है वो फिजिकली कंबाइन होके बनता है, उसको हम फिजिकल मीन से अलग कर सकते हैं, और उसकी जो एलिमेंट में हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन जो एलॉय होते हैं सर, एलॉय तो केमिकली होते हैं सर, फिर वो कैसे मतलब मिक्सचर होते हैं? बता देंगे यार, एलॉय का भी डिफिनेशन दे देंगे, टेंशन मत लो। यस ओके सर।
सर ये आप मिक्सचर की डेफिनेशन लिख रहे हो? हाँ, when two or more than two elements compounds are both mixed together सर आपने 2 पॉइंट्स बताए थे मिक्सचर के बारे में कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते, और एक और पॉइंट था, वो कौन सा था? constant proportion does not have the constant proportion. सर जो IGSO की क्लास होगी सर वो आप ही लोगे? और कौन लेगा यार? तो सर कब से स्टार्ट होंगी वो? भाई मैं लाइव लूंगा यार। यस सर, लेकिन कब से स्टार्ट होंगी सर वो, मतलब लाइव भी लोगे? सर आपको कोई आइडिया है? इसी वीक से। ओके सर। फिजिक्स वाले सर भी बता रहे थे शायद संडे से शुरू करेंगे। बेटा फिर वहां पर हम स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप नहीं कर पाएंगे, दिमाग में रखना बात पहले से। यस सर नोट्स तो मैं लिख ही देता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप छोड़ दो अब, अगर वैसे पढ़ना है तो। सिलेबस बहुत बड़ा होता है बेटा, उसमें 11 12 सब बताया जाता है, तो ये चीज दिमाग में रखना फिर। सर उसमें 11th की बहुत सारी चीजें हैं। हाँ वो कोचिंग में होंगी? नहीं, कोचिंग कैसे हो जाएगी? दो चीजें बताइए, दोनों पॉइंट याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इधर थियरी वीरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो पॉइंट बताया था मैंने, एक पहला वो वही चीज यहाँ पे लिखी भी है कि बस प्रोपोर्शन की कोई दिक्कत नहीं हो और उधर केमिकल रिएक्शन ना हो, बस बाकी चीजें एज इट इज मिल जाएंगी। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी वो रिटेन करेगा, अगर केमिकल रिएक्शन होगी तब वो रिटेन कैसे कर पाएगा, जब दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैसे करेगा। मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देखना तो वहाँ पे समझ लेना सही से। सर इस चैप्टर में और कितने टॉपिक्स रह गए हैं? अभी तो बहुत कुछ है, अगर ऐसे पढ़ाऊं मैं, अगर आज चल रहा होता तो आज मैं 4-5 पेज पढ़ा गया होता, लेकिन अब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा है तो क्या करूं। तो सही से पढ़ना तो सही से पढ़ लो, अगर चैप्टर के टॉपिक कंप्लीट करने हैं तो फिर बता देना। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ये भी सर पढ़नी चाहिए सर, वही पढ़ लो तो मतलब। थोड़ी बहुत क्या, आज क्लास 8 का एक चैप्टर खत्म हुआ 1 महीने के अंदर, और पता है उनका खत्म किया क्या, कौन सा टॉपिक था? मेटल्स और हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स। और उन्होंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा पीरियोडिक टेबल सब पढ़ा हुआ है, क्लास 6 7 का सब। सर वो आपने ऑक्टेट वगैरह भी पढ़ाया उनको? सब कुछ पढ़ा है उन्होंने, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं और पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ डाला है उन्होंने, पूरा उन्होंने पीरियोडिक टेबल पढ़ा डाली है, जो जरूरत पड़ी सब पढ़ाता गया बीच में। और सब अच्छे से याद भी हो। 9th में कितने टॉपिक होते हैं यार, 4-5 टॉपिक होते हैं केमिस्ट्री में, और खत्म करना तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा। यस सर। साइंस यार, साइंस का 1/3 पार्ट है केमिस्ट्री, तो खत्म करना हो तो कितने दिन लगेगा, 3 महीने ही मानो। यस सर, अगर चैप्टर के हिसाब से बिल्कुल वही जो पढ़ेगा तो हाल हो जाएगा, फिर ज्यादा टाइम लगेगा। टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो तरह। बताएगा? होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस।
होमोजीनियस एंड हेटेरो। यार होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों बता दिया है, ना बताऊं? सर बताओ सर, आता है सर। सर आता है, मत बताओ सर मत बताओ। बता दो सर वो आपने मतलब गुड बेटा, तो गुड। आप सर आपने एग्जांपल भी दिया था। सर आपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। बता दो। गुड बेटा, गुड। यार ये गुड वगैरह हमने प्रोफेसर से सीखा है यार, तो बहुत पैनिक मत लेना। कल एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर कोई क्वेश्चन पूछा उसने, तो मैंने उसको बोला कि अगर कुछ पूछा मैंने कि आता है या नहीं आता ये, उसने बोला कि सर नहीं आता। मैं कहा गुड बेटा। तो अब वो पूछा बहुत प्यार से उसने कि सर ये बताइए कि सर हमको गुड क्यों बोला नहीं आता, तो अब उसको हम क्या आंसर देते? सर भाई मैं कभी सोच रहा था कि सर गुड का दूसरा वाला गुड क्या था है। सर। क्या सर बोल रहे दूसरा हो? वाला गुड। सर भाई मैं सोचो कि गुड का फंक्शन क्या था। एक एक बोलो तो यार। सर वो आप कौन सा वाला गुड बोल रहे हो सर, मतलब कौन से तरीके से बोले सर, समझ ही नहीं Yes, आता। sir. वाला बोल रहे हो या फिर सर जो वो समझ रहा है उसका उल्टा वाला गुड। यस सर वो आपका तकिया कलाम। तो होमोजीनियस की बात करते हैं। अगर किसी को एग्जांपल देखना है तो वो वाला लेक्चर देख लेना, जैसे मैंने ये चीज बताई हुई है। पूरा पार्टिकल रखा था, पूरा एक पार्ट काटा था, इस पार्ट में बताया था ये पूरा यूनिफॉर्म होगा, और दूसरे वाले ने बोला था कि ये अगर आप लोगे तो हो सकता है कि डिफरेंट आ जाए। मैंने वहां बताया हुआ, एक बार देखना लेक्चर को पहले वाले को। सर बताया था सर, मतलब यस सर। वो अपन होमोजीनियस लेंगे सर इसे सैंड के एग्जांपल से भी समझ सकते। हाँ सर इसे सैंड के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं ना? हाँ। सर और ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया थोड़ा बहुत। ये तो होमोजीनियस हो गया। पूरा बहुत बताया। जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हो, वाटर, शुगर, जो एलॉयज होते हैं ना, एलॉयज, एलॉयज का मतलब होता है दो अलग अलग चीजें या दो अलग अलग मेटल एक दूसरे के साथ मिल भी जाएं और एक दूसरे के साथ मिक्स्ड फॉर्म में रहें, मतलब कि उनमें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो और एक दूसरे से रिएक्शन भी ना करें, वो बस आपको विजिबल नहीं हो वो अलग अलग, तो उसको एलॉय बोलते हैं। अब एलॉय में बहुत सारे एलॉय होते हैं, जैसे कि ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है। एग्जांपल बता दूंगा, आगे शायद एलॉय है भी आपके टॉपिक में, मैग्नीशियम, तो मैं बता दूंगा। जिंक। ठीक है, तो ये हो गया होमोजीनियस। और हेटेरोजीनियस के अंदर जैसे कि एमिक्सचर, बेटा किसी को प्रॉब्लम नहीं, आधे अच्छा मतलब 10 बच्चे बोलते हैं तो इस क्लास में 74 बच्चे हैं, तो यार ऐसा तो नहीं है कि बाकी बच्चे मतलब दिक्कत हो रही है कोई? यस सर। नो सर। हाँ नो सर। नो सर। यस सर, समझ में आ रहा है। जैसे एक बच्चा मुझे अभी मिला था तो उसने बोला यार कि सर थोड़ा सा नहीं आया सर में, उसने मुझे कॉल भी नहीं किया बीच में। आज 9th का एक बच्चा आया था, आपकी क्लास में होगा, तो मैंने उससे पूछा कि क्लास में बेटा पूछा नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैंने कॉल नहीं किया। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कॉल कर लिया करो कभी भी, कोई दिक्कत है तो, अगर मान लो समझ नहीं आया तो। और हैक्टिक होने की बहुत जरूरत नहीं है, अगर कोई चीज नहीं आती तो उसमें क्या टेंशन लेना है, तो बता दिया करो, मैं ट्राई करूंगा फिर से बताने का। कभी कभी डर लग जाता है गुस्सा करने में। नहीं यार, जब जबरदस्ती की बात करते हो, उल्टी सीधी बात कर रहे हो और ऐसे ही मजे लेते रहते हैं हम, उसके बाद भी तुम यार जबरदस्ती बात करते हो। कभी ऐसा कोई क्लास जाता है जिसमें मजे ना देते हो, फिर क्यों ऐसा उल्टा सीधा काम करते रहते हो? सर इसको से रिकॉर्डिंग से राजी भेज देंगे आप? सर आप इसकी रिकॉर्डिंग से राजी भेज देंगे?
भेज देंगे यार। सर वो डायरेक्ट आप ही भेज दिया करो सर, क्योंकि अब तो आप भी एडमिन बन गए ग्रुप में। डीवीपी करते रहना यार। क्या सर आपने क्या बोला अभी? डीपीपी करते रहना, ठीक है। यस सर। और ये एसिड बेस सॉल्ट बताया है तो इसके भी क्वेश्चन दूंगा पेपर में, ये समझ के रखना, ऐसे छोड़ मत देना इसको। यस सर। हाँ, क्लास में मेहनत करता हूँ तो मैं बाद में क्वेश्चन भी दूंगा, देख लेना आपने। नहीं आया तो मेरे को बताना, मैं बता दूंगा फिर से। सर आपने लास्ट टाइम भी बोला था लेकिन लास्ट टाइम भी नहीं दी। अरे ठीक है यार, कभी दया आ गई नहीं दिया, इसका मतलब हमेशा से ना करूंगा मैं। डराने के लिए सर बोल देते। सर डर सर अब टाइम ओवर हो चुका है। अरे यू कैन लीव द क्लास। ओके ठीक है सर आज थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना। ये सर थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना, थोड़ा सा लेट भी चालू हुआ था और कल भी जल्दी हो गया था। 4 मिनट लेट चालू हुआ था। और कल के भी तो कल भी कल 10 मिनट पहले छोड़ा था। सर इससे अच्छा तो कल डाउट क्लास ही ले लेना है क्या? एक काम करना, अभी जस्ट खोलो पेज नंबर 20 इन योर मॉड्यूल। सर खोल लिया। पेज नंबर 20 इन योर मॉड्यूल। यस सर खोल लिया। ऊपर एक कंपाउंड्स और मिक्सचर को, एक कंपाउंड्स और मिक्सचर के फॉर्मेट में एक सीरीज बनी हुई है सर है ना, एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में अब कुछ चीजें लिखी हुई है, कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंस। मैं एक एक करके पढ़ता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या एक्चुअली है इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। तो इन द फर्स्ट वन, कंपाउंड्स के अंदर नेचर लिखा है, कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट यूनाइट केमिकली, और दूसरे में लिखा है इन ए मिक्सचर 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन सच ए वे दैट डू नॉट कंबाइन केमिकली। बेटा अभी अभी बताया था मैंने कि एक में केमिकल रिएक्शन होगी और एक में यूनाइट केमिकली, मतलब एक दूसरे से मिल जाना केमिकल रूप से, और दूसरे में पेज नंबर। अरे यार फिर तो दिक्कत ही है, अभी इतनी देर से बोल रहा था पेज नंबर 20, मैंने बता दिया अभी क्वेश्चन, अब नहीं बता, बोल रहा पेज नंबर। यार 75 बच्चे हैं, किसी को ऐसा तो नहीं जिसको पेज नंबर नहीं मिल पाया अभी तक? सर मिल गया। मिल गया 20। 11 बच्चे क्लास लीव कर चुके हैं, 67 बच्चे हुए अभी तक, थोड़ी देर पहले 75 थे, 78 थे। 11 बच्चे। सर उन्हें इंटरेस्ट नहीं क्लास में, आप कंटिन्यू कीजिए। और ठीक है गुड बेटा। उसके बाद दोनों है ना, मान लो कंपाउंड्स और मिक्सचर, किसी को ऐसा नहीं मॉड्यूल में पता नहीं चल रहा कहाँ पे है? सर बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। 20 पर ही टॉपर है। ठीक है। नॉट नेचर में हमने बताया पहला है जो केमिकली कंबाइन हो सकते हैं कंपाउंड के अंदर, और मिक्सचर के अंदर केमिकली कंबाइन नहीं हो सकते। अपने आप से इसको नोट्स में लिख लेना, अपने आप से लिख लेना और सही से लिख लेना। उसके बाद दूसरा है स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, अ मिक्सचर डू नॉट हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर। बेटा जब कंपाउंड के पास डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, तो इसके पास एक डेफिनेट स्ट्रक्चर भी बन करके आएगा जो हमेशा सिमिलर ही होगा। अब कंपाउंड का फॉर्मेट में बता, जैसे वाटर होगा तो उसका हर जगह से उसके पास जो भी रेशियो होगा सिमिलर होगा, तो वहां पर जैसे एक स्ट्रक्चर बनेगा H2O, तो ये स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर एक आप कंपाउंड ऐसा ले लो या कोई मिक्सचर ऐसा ले लो जहां पर कुछ प्रपोर्शन ही सिमिलर नहीं है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या पता लगा 4 हाइड्रोजन आए। अगर आप मिक्सचर मिलाते, अगर मिक्सचर की बात करते, मान लो 5 हाइड्रोजन ले लेते और 3 ऑक्सीजन ले लेते, कभी इसमें 7 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन, जब उसका मिक्सचर का रेशियो ही पता नहीं है तो कैसे हम बोल सकते हैं कि उसके पास स्ट्रक्चर सिमिलर होगा? समझ रहे बात? सर ये वाला है क्या? सर कोई कह रहा है फिर से नहीं आया अच्छे से। क्या बता दूं यार इसमें, अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 बिस्किट हैं और
एक पैकेट क्रीम के साथ अगर ये मिल जाते हैं 2 बिस्किट, और एक बिस्किट का फॉर्मेशन होता है जिसके बीच में क्रीम लग जाती है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा इतना बड़ा ही होता है, मतलब इसका हमेशा स्ट्रक्चर 2 सेंटीमीटर का आता है, और इसकी ब्रेथ भी जो है वो 5 सेंटी, मान लो ये 1 सेंटीमीटर की है, मैं मान लो ये बता रहा हूँ। अब केमिकली अगर ये बॉन्ड हो तो कुछ और कह सकते हो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बताया, जो केमिकली आपके समझ में आया नहीं तो फिजिकली ही समझ लो। अब 2 बिस्किट थे यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर 2 बिस्किट नहीं होकर के अगर कभी 5 बिस्किट हो जाया करें प्लस 2 क्रीम, कभी 7 बिस्किट होके प्लस 3 क्रीम लग जाएं, कभी 8 बिस्किट होके 9 क्रीम लग जाएं, तो बेटा ये बताओ कि क्या इसका स्ट्रक्चर कभी सेम हो पाएगा क्या? कभी 5 क्रीम हो जाएंगी, 2, क्या आपको क्या लगता है कि 5 बिस्किट और 2 क्रीम मिलेंगी तब भी सेम स्ट्रक्चर आएगा, और 7 बिस्किट और 3 क्रीम मिलेंगी तब भी सेम स्ट्रक्चर आएगा? नहीं सर। फिर वही तो बोल रहा था केमिकली, तो उसमें बोल रहा कि फिर से बता दो, कोई बात नहीं। कंपोजिशन बताया है पहले, इन केस ऑफ कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, वेट के रेशियो में फिक्स्ड होंगे। दूसरे बताया चाहे 2 चम्मच डालो, चाहे 4 चम्मच डालो, चाहे 7 चम्मच ये डालो, मिक्सचर बनेगा जब तक सैचुरेशन नहीं आएगा, वो बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, मैंने पहले बोला है। और प्रॉपर्टी दोनों की बढ़ सकते हो। सेकंड वाले प्रॉपर्टी में लिखा था कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अपनी अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, मतलब खुद में ही वो रहते हैं, और दूसरा पार्टिकल जब बनी नहीं रहा तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। 5वां पॉइंट है सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, इनको फिजिकली ब्रेक नहीं किया सकता। मैंने कल बताया था जब कंपाउंड बता रहा था, तो वहां बताया था वाटर को अगर तोड़ना है तो फिजिकली नहीं तोड़ सकते हो आप, या पहले भी बताया हुआ जब कोई कंपाउंड बन गया उसको आप तोड़ोगे तो उसका छोटा कंपाउंड बन जाएगा, और तोड़ोगे तो उसका थोड़ा छोटा बन जाएगा, लेकिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। यार सब बताया यार, सब बताया। उसके बाद सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पर दो मिक्सचर वाला है, सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन, इसको फिजिकली सेपरेट किया सकता है। जैसे कि अगर मान लो सॉल्ट और लिक्विड का मिक्सचर है, मान लो सर किसका मिक्सचर? जरूरत नहीं है पूछने की, सब लिख दूंगा यार। सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है, ये क्या है? मिक्सचर। अगर हम यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाटर वेपराइज हो जाएगा कि नहीं? होगा सर। यस हो जाएगा। सॉल्ट बच जाएगा कि नहीं? सॉल्ट बच जाएगा कि नहीं? हो जाएगा हो जाएगा। यस सर बच जाए। फिजिकल कंडीशन को चेंज करने की वजह से, मतलब हमने स्टेट चेंज की वजह से इसको सेपरेट कर लिया या नहीं कर लिया? कर लिया सर। ठीक है, लेकिन क्या हम वाटर को गर्म करते जाएं जनरली? अब ये मत बोलना कि मोल्टन इसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो, क्योंकि कुछ स्मार्ट बच्चे जरूर होंगे जो बोलेंगे। तो वाटर में वो इलेक्ट्रोलिसिस का अलग कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग हो जाती है, लेकिन जनरली क्या हम इसको हीट करेंगे तो ब्रेक होगा क्या? नो सर। तो फिर क्योंकि केमिकली ये कंबाइंड है और ये परमानेंट चेंज में है, और ये क्या है? एक टेम्पररी चेंज में है। तो सेपरेशन ऑफ, वहां भी बता दिया। अब एनर्जी चेंजेस के बारे में भी जान लो। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, अलॉयज को कैसे हीट करके कर सकते हैं? एलॉयज की अपनी मेटलर्जी होती है बेटा, हर एलॉय की अपनी अलग अलग मेटलर्जी होती है, उनको मिक्स कर लेते हैं उसको। और अगर मान लो डिफरेंशिएट करना है, किसी का बैकग्राउंड बता सकते हैं। अगर मान लो 2 एलॉय है, अगर एक एलॉय ऐसा है जो किसी पार्टिकुलर केमिकल के साथ रिएक्शन कर सकता है, मान लो आयरन है, अब मान लो आयरन और कॉपर ले लिया, अब आयरन कॉपर का कोई मिक्सचर था, अब मान लो हमने उसमें एसिड डाल दिया, तो एसिड क्या हुआ? एसिड के साथ आयरन तो रिएक्शन कर लेगा H2SO4 के साथ, लेकिन कॉपर नहीं करेगा, तो आयरन वहां से निकल जाएगा एसिडिक फॉर्म में सॉल्ट बना के, और सॉल्ट को बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और आयरन को हम निकाल ले जाएंगे, लेकिन कॉपर अंदर बचा रह जाएगा कि नहीं बचा रह जाएगा? भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, पढ़ना नहीं पढ़ पाना तो मैं फिर से बताना, मैं बताऊंगा उसको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है हाइड्रोजन के, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेते हैं एसिड में से, जबकि जो नीचे है वो डिस्प्लेस नहीं करते हैं। तो अगर कॉपर नहीं कर पाएगा तो कॉपर अलग हो जाएगा, तो उनको केमिकली हम अलग कर सकते हैं। ठीक है सर, कॉपर और मरकरी वगैरह नहीं कर पाएंगे वो सिल्वर गोल्ड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड एनर्जी इज आइदर एब्सॉर्ब्ड और रिलीज, वहां पे एब्सॉर्ब होती है, रिलीज होती है। और एक बात बताऊं, केमिकल रिएक्शन के फेवर करने के लिए एब्सॉर्ब और रिलीज का होना इंपॉर्टेंट भी है।
तभी ये एक केमिकल रिएक्शन को फेवर करता है। लेकिन जो मिक्सचर होता है इसके पास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर एनर्जी चेंजेस मे और मे नॉट टेक प्लेस, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी सकता। मान लो स्टेट चेंज हो रही है वहां पर हो जाता है, और कभी नहीं भी होता जब फिजिकल चेंज होता है। तो या फिजिकल चेंज या फिर मिक्सचर होता है। तो जरूरी नहीं कि आप सॉल्ट को मिलाओगे वाटर में तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को हीट करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मिक्सचर भी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? यस यार यू कैन लीव द मीटिंग यार। ओके सर।